रहमान रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। उन कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ जो बुक्स है इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई। तो रियल नंबर जब हम पढ़ लेते हैं, कोई नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, तो वहाँ उनके साथ साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनको समझना बहुत लाजमी होता है। अब वहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है, इनके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, ये जगह मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, ये दो जगह क्यों छोड़ा है ये मैं बता देता हूँ। अब साइंस किसे कहते हैं? साइन के अंदर हमारे पास प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है। तो बेसिक यही हम साइन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। जहाँ जहाँ मैंने ये जगह छोड़ा हुआ है वहाँ ये साइन आ जाएंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहा जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ दो नंबर उठाना होगा कि अगर मैं किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मुझे आंसर 1 मिले, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मसलन हमारे पास नंबर है 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 1 मिल जाएगा। तो आप क्लियरली पता चलता है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 1 इज़ 2, इधर क्या रह जाएगा 1, तो इधर भी 1 रह जाएगा। तो 1 टाइम 1 इज़ 1 आ जाता है हमारे पास फाइनल आंसर। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 डिवाइड बाई 2 है। ये 2 और 1 डिवाइड बाई 2 एक दूसरे के लिए इन्वर्सेस है। अब इसी तरह एडिटिव इन्वर्स, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने इसलिए कहा, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। जब ब्रैकेट लगा लेते तो ये बता देता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब इसी तरह एडिटिव इन्वर्स, तो जब आप दो नंबर को प्लस कर लेते हैं और उनका आंसर मसलन हमारे पास 0 आ जाए, तो उन दो नंबर को एक दूसरे के लिए कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। जब मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब प्लस करके 0 आ जाए तो उसको एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। अब मसलन मैं एक नंबर लेता हूँ 1 को मैं प्लस कर लेता हूँ -1 के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है जब 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो दो मुख्तलिफ साइन है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाता है और ये 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -1 है, -1 का एडिटिव इन्वर्स +1 है। अब यहाँ से ये पता चला कि ये जो 1 और 0 ये दो इम्पोर्टेंट नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। इनकी वजह से हमने इनका नाम, एक का नाम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक का नाम यानी एडिटिव इन्वर्स है। आप सिर्फ 1 ना रखें, बहुत सारे नंबर्स हैं। मसलन मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, 3 को मैं प्लस कर लेता हूँ -3 के ऊपर, तो फिर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस होकर 0। तो इधर हम कह सकते हैं कि +3 -3 का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, और -3 +3 का एडिटिव इन्वर्स है। इस तरह बहुत सारे नंबर्स है। तो मैंने 1 डिवाइड बाई 2 और 2 का एग्जांपल लिया, तो सिर्फ यही नहीं रहेंगे, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि 1 और जो 0 है ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स है। अब इसका नाम मैथ ने रखा है, 1 और 0 को स्पेशल नाम रखा है। इनको कहते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इस 1 का नाम क्या आइडेंटिटी है और 0 का नाम क्या आइडेंटिटी है। 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह ये जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स, ये हमारे सबसे टॉप के 4
जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुकम्मल हो गए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब आपको कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है तो आप कहेंगे 1, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है तो आप बोलेंगे 0। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, तो दो नंबर मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो हम उन नंबर को एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। जब दो नंबर एक दूसरे के ऊपर प्लस होके हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो हम उन दो नंबर को हम एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्सेस कहते हैं। अब इनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है 1 को मल्टीप्लाई किया गया है y-2 पे। तो 1 को y-2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास y-2 ही आया हुआ है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं 1 को मैंने बताया था, ये 1 को क्या बोलते हैं मैथ की ज़बान में, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्यों इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी मैंने गलत लिखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको कुछ इस तरह कहेंगे। क्यों मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा, क्योंकि इसके अंदर 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हम मैथ की ज़बान में क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया 5 के साथ तो उसका आंसर आया है 1। तो उन्होंने ये बताया कि 0.2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो मैंने ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के एक एग्जांपल में आपको बताया था, जब दो नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास 1 आ जाए तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब ये दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस। तो ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वर्सिस का काम कर रहे हैं। 0.25 का इन्वर्स है, 5 0.2 का इन्वर्स है। आप बेचा कैलकुलेटर से भी चेक करें, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनको कर लूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसका पार्ट 3 है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं की, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो छोटी सी प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है। इसमें ये कह रहा है कि हम जब रियल नंबर को प्लस कर लेते हैं, मसलन मैं कर लेता हूँ 1 + 2 करूँ या 2 + 1 करूँ, तो ये दोनों का आंसर सेम आनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को सेम आनी चाहिए नहीं, या आप कहें कि इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को इसलिए यूज़ करें कि मैथ के अंदर हम नए नंबर सेट्स बना रहे होते हैं, तो वो नए नंबर सेट्स इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने चाहिए। तो वो होल्ड करेंगे तो तब हम उसको मैथ में शामिल करें। इसके लिए ये कंडीशन है, ये शर्त है कि वो ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करे। तो रियल नंबर ये कर लेता है कि अगर मैं इस 2 को पहले लिखूं या 2 को बाद में लिखूं, अगर इन दोनों को प्लस करूं तो हमारे पास आंसर दोनों का 3 आ जाता है। तो इस तरह के नंबर्स को या इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इनके बीच में कौन सा साइन लगी है, इनके बीच में लगी है प्लस का साइन, तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप ये 3 नंबर कंसीडर ना करें जो ब्रैकेट के अंदर ये x + 2 समझे कि ये एक नंबर है और x + 2 जिस तरह इधर एक नंबर है इधर भी एक नंबर है। तो इसमें ये क्या, देखो x + 2 को पहले रखा, y को बाद में रखा, इनको प्लस किया और कह रहे कि वो इक्वल होता है किसके, y को पहले रखे
और प्लस करें x+2 के साथ, तो इन दोनों का आंसर सेम आनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया, जब हम किसी नंबर का जगह चेंज कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले 1 लिखे या पहले 2 लिखे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो आप इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, किस हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू। अब कौन सा साइन लगी है इनके बीच में, ये दो नंबर के बीच में, ये एक नंबर है पूरा, समझ में एक नंबर ले लेता हूँ ए, सपोज के लिए ये एक नंबर है और ये वाई दूसरा नंबर, इनके बीच में लग गया हमारे पास प्लस साइन, तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। या आप पूरा एडिशन लिखे इसी तरह, या आप सिर्फ प्लस लगा ले, दोनों आपका ठीक हो जाएगा। इसका IV पार्ट, जिसमें हमें एक नंबर दिया गया है -3b + 3b = 0। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे चेक कर ले। इसमें मैंने बताया कि एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर प्लस करने पे आंसर अगर 0 आ जाए तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये नंबर एक दूसरे के लिए इन्वर्सेस है, तो प्लस होने की वजह से हम कौन सा इन्वर्स कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स, प्लस को एडिटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे -3b + 3b, ये एक दूसरे के ऊपर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, तो आंसर 0 आ जाता है, तो हम वहाँ कहते हैं कि इन्वर्स। अब दरमियान में प्लस आया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। फिर से मैं बता देता हूँ, जब दो नंबर प्लस होके आंसर 0 आ जाए तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या है, इन्वर्सेस है। -3 + 3 का इन्वर्स है, +3 -3 का इन्वर्स है। तो अब यहाँ पे आंसर 0 आने की वजह से हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि दो नंबर एक दूसरे के लिए इन्वर्सेस हो गए तो हम उनको इस तरह लिखते हैं, इन्वर्स लिखते हैं। अब प्लस में के साथ आए तो एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ आ जाए तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 के बराबर आता है, एडिटिव में हमारे पास 0 के बराबर आता है, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहे। चलो, आपकी बुक में कुछ इस तरह दिया होगा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, क्वेश्चन वी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। वी पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी छोड़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू के, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाले प्रॉपर्टी जो है, जिसको हमने बाद में डिस्कस करने का बोला था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू के आगे जगह भी छोड़ा हुआ है, तो ये जगह भी हम फिल करेंगे, बता देंगे इसका क्या मतलब आता है। तो अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर का होना लाजमी है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 ये अलग अलग नंबर है, एक 5 और -1 ये अलग अलग नंबर है। तो आप फिर ये नहीं कहना, ऊपर आपने यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ पे x+2 को आपने एक नंबर कंसीडर करने को कहा था, इस नंबर को एक नंबर कंसीडर करने को कहा था। ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ 3 अलग नंबर क्यों हैं, यहाँ पे 3 अलग नंबर क्यों नहीं है, ये जो x और x+2 है ये सेम नंबर क्यों है, तो ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लें, इस नंबर के अंदर देखें तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ था, x+2 ही आता है, इधर भी x+2 ही आता है। अब यहाँ पे आके आप चेक करें, यहाँ पे x+5 आ रहा है और यहाँ पे 5 - 1 आ रहा है, यहाँ नंबर भी चेंज हो रहा है और साइन भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये 3 नंबर्स कंसिडर करेंगे। अब मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ, आपने और से देखना है। सपोज मैं कर लेता हूँ, साइन छोड़े, चाहे साइन हम कुछ भी लगा लेते हैं, माइनस भी लगाएंगे, प्लस भी लगाएंगे, फिर आपने ये बताना है कि मैंने इस हिसाब से एसोसिएटिव लॉ बनाया या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाया, विथ रिस्पेक्ट टू माइनस कहो या विथ रिस्पेक्ट टू प्लस कहो। पहले आप 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं, मैं 1, 2, 3, इन 3 नंबर पे मैं एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर लेता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ ये कह रहा है कि अगर आप 3 नंबर को ले लें, उनकी तरतीब चेंज कर लें, यानी पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर सोल्व करें, फिर तीसरे को अलग उनके साथ सोल्व करें, या आप पहले वाले को छोड़ के बाद वाले को पहले सोल्व करें। दोनों कंडीशन में आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसके हिसाब से सोल्व करता हूँ, 1
प्लस 5, चल इधर माइनस लगी है तो मैं यहाँ पे माइनस भी लगा लेता हूँ 3 के साथ, इज इक्वल फिर 1 प्लस 5, फिर इधर 3 लगी है -3 लगा देता हूँ। अब आप देखें मैंने ये दोनों बिल्कुल सेम ही लिखा है, जिस तरह इधर लिखा है इसी तरह इधर लिखा है। अब कह रहा है कि पहले अगर आप इन दो नंबर को सोल्व करके इनका जो आंसर आ जाएगा इसके साथ सोल्व करें, अब दूसरी तरफ पहले वाले नंबर को छोड़े, लास्ट वाले नंबर को पहले सोल्व करके इसके साथ बाद में ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो मैं करके देख लेता हूँ, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ तो क्या आता है 6 और इधर -3 आ रहा है, यानी पहले मैंने इनको सोल्व किया बाद में 3 के साथ सोल्व किया। अब आ जाता है 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाते हैं। अब इस साइड को भी चेक कर लेते हैं, पहले 1 को सोल्व नहीं करेंगे, इधर पहले 1 को सोल्व किया है, इस 1 को छोड़ेंगे, 5 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो 1 के ऊपर 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो दोनों साइड आपका सेम आ जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ आपको ये बताते हैं, प्रॉपर्टी या लॉ कहो, कि इसमें पहले नंबर कौन सा सोल्व किया बाद में नंबर कौन सा सोल्व किया, इससे कोई गरज नहीं है, सिर्फ आपने सोल्व करना है। जब प्लस आ जाए तो प्लस, अब माइनस आ जाए तो माइनस, इस हिसाब से सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो पहला माइनस के साथ सोल्व किया, यहाँ पे पहले प्लस के साथ सोल्व किया, पहले मैंने 1 और 5 सोल्व किया, बाद में 3 के साथ सोल्व किया, इधर मैंने 5 और 3 पहले सोल्व किया, 1 के साथ बाद में सोल्व किया, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आता है। तो ये कह रहा है कि रियल नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब मैं कहता हूँ कि ये एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो मैं कहता हूँ एसोसिएटिव लॉ, सॉरी इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, एसोसिएटिव लॉ विथ, सॉरी लॉ या प्रॉपर्टी कहो, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसका, अब साइन कौन सा मैंने यूज़ किया है, यानी इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, एग्जाम्पल के अंदर इन दो नंबर के बीच में हमने कौन सा साइन यूज़ किया है, माइनस का साइन यूज़ किया। तो इसके हिसाब से नहीं देखना है, इसके हिसाब से देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं एक छोटी सी वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बना लेता हूँ पूरा डिटेल के साथ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट जो है स्टूडेंट, ये VI पार्ट, जिसमें हमें ये कुछ नंबर दिया है, जिसमें यह कि -3 को आपने अंदर 2 - y के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड में आपको -6 + 3y कुछ इस तरह दिए गए। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने छोड़ा था, जिसका मैं डिटेल से बताने का कह रहा था कि इसके अंदर भी जिस तरह एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम 3 नंबर ले लेते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी हम 3 नंबर ले लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है, मसलन सपोज कर लेता हूँ मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 3, 4, 5 इस तरह का कोई नंबर ले लेता हूँ। तो अब इधर यहाँ पे जिस तरह के साइन लिया है इसी तरह के साइन में ले लेता हूँ। यहाँ समझे कि y भी एक नंबर है, 2 भी अलग नंबर है, -3 भी अलग नंबर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम 3 अलग अलग नंबर लेते हैं, जिस तरह एसोसिएटिव लॉ के अंदर ले लेते हैं। अब मैं कर लेता हूँ, मसलन सबसे पहले 3 लिया है तो मैं यहाँ 3 लिख लेता हूँ, मैंने भी 3 लिया है, और -3 ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह उन्होंने लिया, इसी तरह -3 ले लेता हूँ। और अब फिर हमारे पास ये इधर 2 लिया हुआ है तो मैं इधर मैं 4 ले लेता हूँ, और अब यहाँ पे उन्होंने y लिया है तो मैं उसकी जगह पे 5 ले लेता हूँ, और दरमियान में माइनस लगाया, मैं माइनस ले लेता हूँ। और नेक्स्ट इसके साथ देखें कि अंदर इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे गौर करें तो प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6, तो मैं इधर कर लेता हूँ प्लस माइनस माइनस 4 12, ठीक है। तो अब माइनस माइनस प्लस आ रहा है, इधर भी उन्होंने कुछ इस तरह किया, माइनस माइनस प्लस किया है, 3 टाइम y = 3y। तो इसी तरह मैं करता हूँ प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 5 15। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि अगर आप पहले ब्रैकेट के अंदर नंबर सोल्व करें, या आप पहले बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई करें,
दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या है कि ब्रैकेट के साथ सोल्व करना है, पहला ब्रैकेट के साथ जो नंबर है वो सोल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि आपने ब्रैकेट के साथ सोल्व करने से पहले आपने मल्टीप्लाई करके बाद में सोल्व करना है। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आ जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है। तो अगर मैं y-5 करूँ और 3 को मल्टीप्लाई करूँ, या पहले 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करके सोल्व करूँ, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो कह रहा है कि रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो y-5 करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाता है, -12 + 15। तो आप 15 से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। अब यहाँ पे आपको पता है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 3 टाइम 1 जार 3 आ जाएगा। तो इस तरफ भी 3, दोनों नंबर आपके पास सेम आ गए। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। वो कह रहा है कि आप पहले दो जो नंबर ब्रैकेट के अंदर दी गई उनको पहले सोल्व करके बाद में आपने 3 के साथ सोल्व करना है, या आप पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करें, या बाद में जो साइन यूज़ किया वो लगाए। दोनों कंडीशन में सेम हो जाएगा कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया गया। अब यहाँ पे जो साइन यूज़ करेंगे वो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैंने कहा था साइन लगाएंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया यहाँ कौन सा साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप चेक करें, पहला साइन यहाँ पे ब्रैकेट लगे, तो जब दो नंबर के बीच में ब्रैकेट लगता है तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगता है। अब सेकेंड नंबर आपने चेक करना है, दो नंबर के बीच में इधर क्या लगाया है, माइनस लगी है। अगर प्लस लगाते तो हम प्लस बोलते हैं, माइनस लगे तो माइनस कहेंगे। तो कुछ इस तरह कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहला हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई था, हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो साइन यूज़ की गई है, जो माइनस यूज़ की गई है, तो हम इधर इसको क्या बोलते हैं, आवर इस्तेमाल करते हैं। आवर कौन सा है, माइनस। तो कुछ इस तरह कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन। आप लिखना चाहे तो मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखे, लिखना चाहे तो सब्ट्रैक्शन पूरा लिखे, या आप इसी तरह रखें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचे हैं, जिसमें हमें कहा गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रिप्रेजेंट करना था, इसी तरह यहाँ पे भी नंबर है, लेकिन यहाँ नंबर कोई एक नहीं या दो नहीं, यहाँ आपके पास बहुत सारे नंबर है। जैसे कि x इज़ लेस देन 0, तो ये लेस देन और ग्रेटर में अगर आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मसलन आपको बता दे x इज़ इस तरह अगर दे दे तो यहाँ आप पे लेस देन लगेगा, यानी इसको समझने के लिए आपने ये देखना है कि जिसकी तरफ मुंह है वो बड़ा है, तो अब इसकी तरफ मुंह है, बोलना हमें स्टेटमेंट हमने इस हिसाब से। तो अब इस हिसाब से तो मुंह इसकी तरफ नहीं है, दूसरे की तरफ है, तो हम कहेंगे x इज़ लेस देन 0। तो अगर आपको x कुछ इस तरह दिया जाए तो आपने बता देना है कि अब बताना स्टेटमेंट इस हिसाब से, पहले जो नंबर है इस हिसाब से नहीं बताना है। तो आपने बताना है x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आपको कोई इस तरह कंडीशन दे देता है तो इसको बोलते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप अगर कोई इस तरह का कंडीशन दे देता है, इसको बोलते हैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं, जो इन सिंबल्स को हम इनइक्वलिटी सिंबल कहते हैं। तो इनके यूजेस यहाँ पे हैं। तो बाज़ ऐसे भी आ जाएगा कि इस एक से इस तरह भी नंबर आ जाएगा, इस तरह भी नंबर आ जाएगा, सेंटर में x आ जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास x इज़ लेस देन 0, तो इसको नंबर लाइन में कैसे शो कर लेंगे। तो मैंने ये लाइन ड्रा किया है, आपने कोशिश करना है इस लाइन को सीधा करें, मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया। तो आपको ये बताया गया कि x इज़ लेस देन 0 का मतलब ये है कि हम x के वो सारे वैल्यूज़ उठाएंगे जो 0 से छोटे हो। तो अब 0 से छोटे तो आपको पता है माइनस की तरफ आते हैं, हम प्लस की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ज़ीरो से छोटे जितने भी नंबर्स है वो सारे हम शामिल करेंगे, क्योंकि ज़ीरो से छोटे किसी एक नंबर तक हमें नहीं बताया गया। ज़ीरो से छोटे कहाँ तक? -10 तक, -5 तक, इसी तरह का हमें नहीं बताया गया। यानी जितने भी नंबर है ज़ीरो से छोटे वो सब शामिल है। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, यानी कि यहाँ आप समझे, यहाँ से स्टार्ट कर ले ज़ीरो से। ज़ीरो से स्टार्ट करके इस तरफ सारे हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे पास शामिल हो जाएंगे। इस तरह का लाइन लगा लेंगे। और अब आप बता दें कि वैसे तो ऊपर मैंने लाइन लगाई, ऊपर नहीं लगाते, उसके बिल्कुल साथ साथ, यानी इसके ऊपर ही लगाएंगे, यानी इसी लाइन के ऊपर ही लगाएंगे यूँ। तो ज़ीरो से स्टार्ट है, ज़ीरो से आगे की तरफ जब चलेंगे तो मैं यहाँ तक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से छोटे जो नंबर, ज़ीरो से छोटे नंबर सारे शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, क्या ज़ीरो भी शामिल होगा इसके अंदर? तो ज़ीरो शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें बताया गया कि एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो मैंने यहाँ 4 कंडीशन पहले बताया हुआ था आप लोगों को, जिसमें लास्ट कंडीशन ये है कि एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये वाले कंडीशन पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ क्लियर पता चलता है कि एक्स के अंदर वो सारे वैल्यूज़ जो ज़ीरो से छोटे हैं, यानी माइनस वैल्यूज़, और इस साइन लगाने का मकसद ये है कि ये ज़ीरो भी शामिल होगा। तो अगर ज़ीरो शामिल हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक सर्कल लगा लेंगे, यूँ सर्कल, उसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे ज़ीरो शामिल नहीं है, यहाँ अगर इसके साथ जिस तरह इधर नीचे इक्वल का साइन लगे, इसी तरह का अगर लाइन लग जाता, हम इस सर्कल को फिल कर लेते। लेकिन यहाँ हम सर्कल को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ीरो शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको यूँ गोल खाली छोड़ा जाता है। तो एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अब कोई फिक्स नंबर तक तो नहीं, आगे जारी है, तो इसको इसी तरह छोड़ेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट के अंदर थोड़ा गौर करें। इसमें कह रहा है कि आपके पास एक्स की जो भी वैल्यूज़ होंगे, यानी एक्स वो सारे वैल्यूज़ है जो इस कंडीशन में आते हैं, यानी कि वो सारे वैल्यूज़ जो 3 से बड़े हैं और +3 से छोटे, यानी -3 से बड़े और +3 से छोटे। तो वैसे मैं समझने के लिए आपको बता देता हूँ, -3 और +3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? सेंटर में 3 आता है, 0 आता है, 1 2 3। अब 3 से छोटा कहाँ है? तो इसका मुँह एक्स की तरफ नहीं है, तो लाज़मी बात ये छोटा है। तो 3 से छोटा और -3 से बड़ा, तो 0 से इस तरफ -1 -2 -3। अब आपको यहाँ से यहाँ तक सारे वैल्यूज़ उठाने हैं। +3 से, चलिए मैं प्लस भी लगा लेता हूँ, +3 से छोटे और -3 से बड़े। -3 से बड़ा का मतलब ये है कि -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, फिर 0 से बड़ा 1 है, फिर 1 से बड़ा 2 है, फिर 2 से बड़ा 3 है, इस तरह के वैल्यूज़। तो इनको नंबर पे कैसे, लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर उसको शो कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने ये लाइन ड्रा किया है, अब इसको हमने शो करना है। तो अब सबसे पहले हम इस साइड से स्टार्ट कर लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -3। तो अब -3 से हम स्टार्ट करें ना, तो -3 से हम इस लाइन को थोड़ा बोल्ड कर लेते, ताकि मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको नज़र आ जाए। तो -3 से बड़े और +3 से छोटे, तो इस नंबर से हम छोटे, -3 से बड़े, इनके बीच में हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम बोल्ड कर लेते हैं। यानी बोल्ड करने का ये मकसद फ़ायदा है कि आपको क्लियर पता चलेगा। अब हम क्या इस इधर कोने में और इधर कोने में हम क्या लगाएंगे, क्या -3 भी शामिल है, क्या +3 भी शामिल है? अब यहाँ पे आके चेक करते क्या इसके साथ इक्वल लगी है, यानी ये वाला साइन लगी है, ये नीचे वाला जो लाइन है ये लगी है, नहीं लगी है। इसका मतलब 3 शामिल नहीं है, तो खाली गोल सर्कल, खाली सर्कल छोड़ेंगे दोनों साइड पे, फिल नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह गोल सर्कल लगा ले, इसको फिल नहीं करना है। तो इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे थे वो सारे नंबर्स को मैंने क्या किया, इस के ऊपर और पेन चलाया ताकि बोल्ड बना, इस तरह आपने शो करना है। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। आप चेक करना है कि -8 से बड़े वाले नंबर सारे हमारे इस x के अंदर शामिल होंगे। तो x के सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, x -8 से बड़े वाले वैल्यूज़।
तो आपको पता है -8 से बड़ा वैल्यू 7 है, फिर उससे बड़ा 6 है, फिर 5 है, फिर -4 है, फिर -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, अच्छा फिर 3 है, आगे सारे नंबर्स आते। बस इससे बड़े जितने भी नंबर है वो प्लस हो या माइनस हो वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक और ये साइन चेक करें कि ग्रेटर देन के साथ नीचे इक्वल टू भी लगी है, तो ये लाइन लगाने की वजह से अब क्या हो जाएगा, आप 8 से तो स्टार्ट करेंगे, 8 से बड़े वैल्यूज़ सबसे पहले खाली सर्कल लगा लें, बाद में इसको फिल करेंगे। अब 8 से बड़े वैल्यूज़ है तो आप 8 से आगे की तरफ जाएंगे, जब आगे की तरफ जाएंगे तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास शामिल हो जाएंगे। तो एक हद तक ले जाए इसको, यू आगे ले जाके बस यू आपने रख लेना है, लाजमी नहीं कि आगे इसका तीर का मतलब यही होता है कि आगे कंटिन्यू है। अब आपने क्या इस सर्कल को फिल करना है या इसी तरह खाली छोड़ना है, हेलो के है या इसको फिल के, आप हेलो तो नहीं रख सकते, या आप इसको फिल करते या आप हेलो रखेंगे। तो अब आपके पास इस कंडीशन की वजह से आपके पास ये ऑप्शन आता है कि हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको फिल करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि ये आपके पास एक केस की जो वैल्यूज़ हो वो इसके अंदर 8 भी शामिल है, यानी समझे कि आप अगर मैं इसका एक सेट बनाना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, आगे मैं 3 डॉट लगा लेता हूँ ताकि आगे ये सारे नंबर शामिल है। तो इस सेट का नाम मैं रख लेता हूँ x। तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ है वो -8 भी शामिल होगा और आगे सारे नंबर शामिल होंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, फिल किया। तो आपके पास फाइनल शेप यही बन जाएगा इसका। तो इसका IV या फोर्थ पार्ट है जो कि कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। तो लाजिम बात है 0 से बड़े वाले नंबर्स यहाँ आ जाएंगे, 0 से इस तरफ यानी राइट साइड पे आ जाएंगे, इधर 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 इधर। तो लेफ़्ट साइड पे तो माइनस आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, x के अंदर कौन से नंबर्स आ जाएंगे, एक 0 से बड़े वाले। तो क्या 0 शामिल होगा, 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ नीचे लाइन हमें नहीं दिया हुआ है। जब नीचे लाइन नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 0 भी इसके अंदर सेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो मैं इसको सेट बना लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इस सेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, 0 शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 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 लगा लेता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि 0 शामिल नहीं है, इसने कहा कि 0 से बड़े वाले वैल्यूज़ शामिल है। तो 0 इधर, फिर 1 इधर, फिर 2 इधर, फिर 3 इधर, फिर 4 इधर, फिर 5, कुछ इस तरह नंबर लिख लेता हूँ ताकि आगे फिर 6 ये तीर लगे, इसका मतलब ये कि ये आगे इन्फिनिट तक में चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नंबर 0 से बड़े वाली वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ से लाइन लगा लेंगे, यू लाइन लगाएंगे और यहाँ पे आके हम तीर लगा के छोड़ेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक भी लिखे, यहाँ तक भी कर ले, यहाँ तक भी कर ले, यहाँ तक भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने जहाँ तक छोड़ा है, लेकिन फाइनल में ये तीर लगाना लाजमी। इससे ये पता चलता है इससे आगे वैल्यू सारे शामिल है। तो अब 0 को हमने शामिल नहीं करना है क्योंकि हमने इस सेट में भी शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसके साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गोल लगाएंगे और उस गोल को हम फिल नहीं करेंगे, हेलो ही रखेंगे, इसी तरह खाली ही रखेंगे। तो आपका फाइनल लुक कुछ इस तरह नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसका 5th पार्ट है जो कि x इज़ लेस देन -3। तो अब आप यहाँ पे पॉइंट हाथ रख के आप चेक करें, यानी कि -3 से छोटे वैल्यू कौन सा होगा, -3 से छोटा वैल्यू -4, फिर -5, फिर -6, -7, -6 इस तरफ, यानी कि लेफ़्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब आपको पता है वैसे जितना माइनस की तरफ वैल्यू बड़ा होगा इतना छोटा होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ अगर 1 है, यहाँ अगर 2 है, यहाँ अगर 3 है, तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3, -4, -5, -6। तो पीछे की तरफ हम चलते हैं तो नंबर छोटा ही होता जा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ से पीछे की तरफ हमने यहाँ इसके ऊपर हमने शो करना है। तो हमारे पास नंबर है x इज़ लेस देन -3। तो सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट यू गोल रखेंगे, गोल बना के रखेंगे ताकि अगर जो हमने फिल करना हुआ तो फिल करेंगे, फिल नहीं करना हुआ तो यही रखेंगे। वैसे इधर तो फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ इक्वलिटी का साइन नहीं लगी, खाली
आज लेस देन आया हुआ है, तो -3 से छोटे वाले सारे नंबर शामिल है। तो हम यहाँ से इस नंबर को इस लाइन को थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक तीर लगा के छोड़ेंगे। इससे ये पता चलता है कि -3 से छोटे वाले सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका सेट कुछ इस तरह बन जाएगा। देखो एक्स इज सबसे स्टार्टिंग नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा या -4 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इक्वलिटी नहीं है। तो हम -4 से ही स्टार्ट करेंगे। -4, -5, -6, -7 डॉट डॉट डॉट। तो इससे ये पता चला कि -4, -5, -6, -7 डॉट डॉट, इससे पीछे वाले वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर इक्वलिटी यहाँ लग जाता तो हमने यहाँ -3 भी शामिल करना था। उन्होंने -3 को शामिल नहीं किया है, इसलिए इसको खाली छोड़ेंगे। तो ये आपका वीक पार्ट इस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो इसका जो फाइनल पार्ट है हमारा VI, वो हमें दिया गया है -4 इज़ लेस देन, या आप ये कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -4 और x इज़ लेस देन +4। तो अब यहाँ पे हमने मज़े का क्वेश्चन आया हुआ है। एक जगह पे हमने ये इक्वल के साथ आया है, एक जगह पे हमें बग़ैर इक्वलिटी के साथ आया है। तो हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़े होने चाहिए। तो मीन्स 4 से बड़ा -5 आता है, या 4 से बड़ा -3, तो -3 बड़ा होता है। फिर -2 3 से बड़ा होता है, -1 2 से बड़ा होता है। इसी तरह हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम सर्कल लगा लेंगे। फिर कह रहा है कि x इज़ लेस देन 4, यानी कि +4, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगी तो प्लस लगी। अब यहाँ पे भी आके हम सर्कल लगा लेंगे। अब आपने क्या करना है कि इस सर्कल को फिल करना है या इस सर्कल को फिल करना है, फिर इसकी तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसकी इक्वलिटी के साथ साइन आए, इसका मतलब ये है कि हमने इस सर्कल को फिल करना है, क्योंकि ये हमारे पास सेट के अंदर 4 भी शामिल होगा। तो इसलिए हम इस सबसे पहले इसका सर्कल को फिल करेंगे, क्योंकि हमारे प्लस जो 4 है इसके साथ इक्वलिटी का साइन आया हुआ है, तो ये फिल करेंगे। आप इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ इक्वलिटी नहीं आया हुआ है। तो अब वो कह रहा है कि -4 से बड़े वाले वैल्यूज़, +4 से छोटे वाले वैल्यूज़। तो x इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब ये कि इस तरफ चलेंगे, और x इज़ लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे वाले वैल्यूज़। तो इनके बीच में जो नंबर्स है वो हमारे पास सेट में शामिल हो जाएंगे। तो मैं इस सेट को लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे -4 से बड़े वाले वैल्यूज़। तो आप -4 खुद शामिल नहीं है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -3 लिखेंगे। फिर -2, -1 0 1 2 3। अब क्या 4 लिखेंगे, क्यों, हाँ 4 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये सर्कल को फिल किया हुआ है। फिल इसलिए किया है कि ये 4 के साथ जो इनइक्वलिटी साइन लगी, इसमें इक्वलिटी भी लगी है, तो ये लाइन लगी है, इस वजह से ये 4 भी शामिल होगा। तो आपका सेट कुछ यूँ बन गया। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे जिसमें 4 शामिल नहीं होगा। तो अब हम इनके बीच में जो लाइन है इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो कुछ इस तरह आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करें, जिसमें आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज एंड इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल दी गए, या आप समझे कि क्वेश्चंस दी गए या एग्जांपल दी गए, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। ये कौन से स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं या कौन से प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं, हमने ये बताना है। सबसे पहले हमें दिया गया 9x इज इक्वल 9x। तो अब इस तरह जब दो नंबर इक्वल आ जाए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। आप अपनी बुक के अंदर अगर देख लेंगे पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लें, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर है एक, दूसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। दो इस तरह के आपके पास प्रॉपर्टीज़ दी गए हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। तो इनका कंसेप्ट ये है कि
जब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी हम बताते रहेंगे, तो ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब जब दोनों साइड पे लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अगर कोई भी स्टेटमेंट बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सबसे पहले। तो ये सबसे आसान प्रॉपर्टी है, इसमें कोई मेरे ख्याल में डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों साइड आपके इक्वल आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जो आप पेज 11 पे देख ले, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको एग्जांपल दिए गए ए इज इक्वल ए। तो जब दोनों साइड बराबर आ जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनका कहने का मकसद ये है कि रियल नंबर हमेशा अगर एक साइड पे 1 दिया गया है, दूसरे साइड पे 2 के साथ कभी भी बराबर नहीं आ जाएगा। मसलन एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं कि रियल नंबर अगर यहाँ पे 1 दिया गया है तो वो 1 के बराबर ही रहेगा। तो ये तो छोटे क्लासेस में भी ये हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें कहा गया है कि एक नंबर है, समझे कि ये एक नंबर कंसिडर करें x+2, यानी ये एक वेरिएबल है, एक ये कांस्टेंट नंबर है। तो समझे कि ये वो नंबर है कि अगर इसके ऊपर प्लस करेंगे वो y के बराबर आ जाता है। इसी तरह y फिर 2x - 3 के बराबर, यानी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हम पुट करेंगे तो वो y के बराबर आ जाएगा। तो कह रहा है कि y x+2 के बराबर भी है, y 2x - 3 के बराबर भी है। तो यहाँ पीछे आप जाके बुक में चेक कर ले, वहाँ पे एक एग्जांपल या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल दिए गए। वहाँ कुछ इस तरह का है कि अगर a कोई नंबर है वो b के बराबर आता है और एंड फिर b किसी दूसरे नंबर c के बराबर आता है, तो a b के बराबर भी है, सॉरी b a के बराबर भी है, b c के बराबर भी है। इसका मतलब ये हो गया कि a जो भी है वो b है और c जो भी है वो b है, तो दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो देन हम क्या कह सकते हैं कि a और c भी बराबर हो गए, a और a इज इक्वल c, कुछ इस तरह का कंडीशन दिए गया है। तो मैं इसको नंबर से कुछ शो कर लेता हूँ। चले, a हमारे पास अगर 2 है तो आगे कह रहे हैं कि b के बराबर है, तो इसका मतलब b भी 2 ही है क्योंकि a और b बराबर है। एंड अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक दूसरा नंबर लिया है जिसमें यानी b तो वही है 2 ही है, लेकिन जो दूसरा नंबर है वो c है। अब b c के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये है कि c की जगह पे भी 2 आया हुआ है। तो अब लाजिम बात है, इसको मैंने b कहा है, इसको अगर मैंने b कहा है, ये a है, ये भी c है, तो अब लाजिम बात है अगर a b के बराबर भी है, b फिर c के बराबर भी है, तो फिर a और c भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से a हमारे पास 2 है, c भी हमारे पास 2 है। ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी चेक करें, ये x+2 y के बराबर है और y हमारे पास 2x - 3 के बराबर है। तो इससे ये पता चला कि अगर ये y के बराबर है और ये भी y के बराबर है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, यानी कि इसको हम a कहेंगे, इसको हम b कहेंगे। इस एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी है इसकी रिलेटेड कर लेंगे और इसको हम b करेंगे, इसको हम c करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+2 को मैंने a कहा है इज इक्वल 2x - 3 को मैंने c कहा है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास 2x + 3 y के बराबर है, फिर y को पहले रखा है, 2x + 3 बाद में रखा है। यानी कि इस नंबर को आप एक कंसिडर करें, कोई एक नंबर कंसिडर करें, सपोज a है और वो y के बराबर है। फिर नेक्स्ट में y को पहले रखा है, फिर इसी 2x + 3 यानी जिसको मैंने a बोला है इसके बराबर है। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर मैं एक नंबर को पहले रखूं, वो
दूसरे नंबर के साथ बराबर आ रहा है, फिर वही नंबर को पहले रखूं तो वो फर्स्ट वाले नंबर के साथ बराबर हो जाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये रियल एग्जांपल, रियल नंबर लेके। तो मैं कहता हूँ कि अगर 2 प्लस, चल इसके रिलेटेड कुछ कहता हूँ, 2 + 1 अगर हमारे पास 3 के बराबर आता है तो फिर देन 3 इज इक्वल 2 + 1 के बराबर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 आ जाता है, ये भी 3 आ जाता है, इधर अगर 3 आ जाता है तो इधर 2 + 1 भी 3 आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम अगर नंबर का प्लेस चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लेस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि रियल नंबर में अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2x + 3 इसमें एक कांस्टेंट नंबर ले ले, सपोज़ अगर हमने इधर 1 लिया तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा, 2 + 1 करे 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर भी अगर मैंने 1 लिया तो इधर भी मैं 1 ही लूँगा, 2 × 1 = 2 + 3 करूँगा तो 5। तो अगर कह रहा है कि ये नंबर y के बराबर आता है तो फिर y को पहले रख के इस नंबर को बाद में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपके पास सेम रिजल्ट देंगे, दोनों y के बराबर ही आ जाएंगे। तो IV पार्ट है, या आप इसको फोर्थ पार्ट कहें, इसमें कहा गया कि इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को, या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को। इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास 3 आया हुआ है, 3 इज़ लाजिमी बात है लेस देन 4 ही होता है। अगर मैं इस 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मसलन मैं सपोज़ -1 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे -1 से ही मल्टीप्लाई करके ये दिखाया गया है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो -1 × 3 और -4 × 4 करूँ तो अब क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस आ जाएगा, 1 × 3 = 3, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 1 × 4 = 4। अब पहले ये नंबर 3 छोटा था, अब इसका मुंह इसकी तरफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है -4 -3 से क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो अब आपको पता है -3 के बाद -4, फिर -4 से छोटा -5, फिर -5 से छोटा -6, फिर -7, इस तरह नंबर चलते। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी नंबर के साथ जब माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, उनके बीच में, दो नंबर के बीच में अगर इनइक्वलिटी साइन लगी है तो वो साइन चेंज हो जाती है। अब इनइक्वलिटी के टोटल साइन हमारे पास ये हमारे पास लेस देन आता है, ये हमारे पास ग्रेटर देन आता है, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास कुछ बेसिक 4 जो साइन यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी साइन, साइन ऑफ इनइक्वलिटी कहो या इनइक्वलिटी साइन कहो। जब हम किसी दो आपके पास नंबर से दोनों प्लस में, उनके साथ अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी दरमियान वाला जो इनइक्वलिटी साइन वो चेंज हो जाएगा। अब आप ख़ुद भी चेक कर ले, अगर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो जब इसके अंदर चेंजिंग आ गई तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, और मल्टीप्लाई की खुशियत ये होती है कि उसकी साइन चेंज कर लेती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, जो वी पार्ट है ये थोड़ा लंबा हो रहा है, पेज आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें भी आप देख ले कि कह रहा है कि 2y + 2w आपके पास p के बराबर आ रहा है। फिर आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि p = 50 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है, हमने एक इससे पहले एक पार्ट किया था, गालिबन मेरे ख़्याल में सेकंड पार्ट किया था, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी था। वहाँ मैंने बताया था कि अगर a = b के बराबर आ रहा है, फिर b आपके पास c के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a और c भी बराबर है, क्योंकि a b के बराबर है
तो बी सी के बराबर है, जो बी का वैल्यू है वो ए का वैल्यू भी है, जो ए का वैल्यू है वो सी का वैल्यू भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो गए, तो अब ए और सी भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो 2y+2w हमारे पास है वो p के बराबर है, और p हमारे पास 50 के बराबर या 50 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम अगर इधर जो वेरिएबल से इनके जगह पे इस तरह की वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि ये भी 50 के बराबर आ जाएगा, तो ये नंबर अगर हम सोल्व करेंगे ये भी 50 के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर ये p इसके बराबर है और p 50 के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि p इसके बराबर p 50 के बराबर आया, तो इसका मतलब ये है कि 2y+2w 50 के बराबर है। तो सपोज़ मैं इसको a कहता हूँ, इसको अगर b कहता हूँ, इसको अगर मैंने b कहा है तो इसको मैं c कह देता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास हो जाएगा, ये मैंने क्या बोला a, ये हमारे पास c हो जाएगा। जिस तरह इधर हो गया है बिल्कुल a और c बराबर हो गया है, यहाँ पे भी a और c बराबर हो जाएगा। तो जब a b के बराबर b c के बराबर, तो फिर a और c जब लास्ट में बराबर ही होंगे, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नंबर चेंज कर रहे, कुछ वेरिएबल्स दे देते हैं और एक कांस्टेंट दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूज करे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2y+2w जो है p के बराबर है, और p का वैल्यू हमें 50 के बराबर दिया है, यानी कि 50 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2y+2w है ये भी 50 है, क्योंकि इधर p 50 के बराबर भी आ रहा है, p इसकी बराबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ भी बराबर है। तो इसका मतलब हम 2y+2w को हम इक्वल टू 50 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ प्रॉपर्टी भी लगा लें। तो बच्चे जो पार्ट वी आई है, इसमें आपको बताया गया कि x+4 ग्रेटर देन y+4। अब जब x+4 ग्रेटर देन y+4 हो, तो अब इनमें से 4 को अगर मैं माइनस करूं तो x स्टिल ग्रेटर देन होगा y के बराबर, क्योंकि अब कह रहा है कि ये दोनों प्लस होके आपके पास y+4 के से ग्रेटर आ रहा है। तो अगर मैं इनमें से जो सेम नंबर है, यानी इधर से 4 इधर से 4 अगर मैं रिमूव करूं, तो इसके बीच में अगर आप देन लगा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें से 4 रिमूव करूं तो फिर भी ये x ग्रेटर होगा y से। तो इसका ये मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि सपोज़ x की जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ, ये तो 4 ही है, और इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ अच्छा 4, और प्लस ये भी 4 ले लेता हूँ क्योंकि ये 4 आया हुआ है। तो अगर मैं ये दोनों 4 अगर मैं रिमूव करूँ, तो आपको पता है ये जब 5+4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4+4 तो 8 के बराबर आ जाएगा, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। तो ये बड़ा हो रहा है तो लाजिम बात है, अगर मैं इनमें से यहाँ से अगर 4 को मैं रिमूव करूँ, रिमूव करने का तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 5+4 -4 कर लूँ, और 4+4 -4 कर लूँ, तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। तो 5 को मैंने क्या कहा था, x कहा था, और इस 4 को मैंने क्या कहा था, y कहा था। तो अब हमारे पास ये 5 रह जाएगा, यानी कि समझे कि इधर x आ रहा है, इस हिसाब से x लिख लेंगे, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और इधर से 4 रह जाएगी, इसको मैंने y कहा था। तो फिर भी ये नंबर आपके पास ग्रेटर ही रहता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि एक साइड अगर बड़ा हो रहा है, तो अगर उसमें से दूसरे साइड से और इस तरफ साइड से अगर बराबर नंबर हम माइनस कर लेंगे, तो वो जिस कंडीशन में है, यानी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सॉरी, मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो हो सकता है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुआ हो। अच्छा बच्चे, जो पार्ट V+I है, इसमें हमें जो साइन दी गई वो इनइक्वालिटी की साइन दी गई है। जिस तरह इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसी तरह की इनइक्वालिटी की साइन दी गई। लेकिन इसके रिलेटेड हमने बल्कि एक नहीं 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
अब ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये इनइक्वालिटी के साइन के साथ आया हुआ है। तो अब कह रहा है कि अगर जो कि आप अपने बुक के अंदर पेज 11 पे आई थिंक गालिबन 11 पेज पे आपको दिया गया है, यानी 12 पेज पे आपको दिया गया है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है या दूसरी प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एक बार आप चेक कर ले आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 5 से छोटा है तो 5 अगर 9 से छोटा है तो इससे क्या पता चलता है कि 2 आपके पास 9 से भी छोटा हो जाएगा, लाजिम बात है। 2 अगर 5 से छोटा है तो 2 5 से छोटा है तो 5 आपके पास 9 से छोटा है। तो जो यहाँ छोटा हो रहा था आगे फिर जो नंबर जिससे छोटा हो रहा था वो खुद नंबर छोटा हो रहा है, तो लाजिम बात है जो आखिरी नंबर आया वो सबसे बड़ा नंबर आया हुआ है। तो इस तरह मसलन कि ये ए है, इसकी कत या लंबाई इतनी है, दूसरे का लंबाई इतनी है, तीसरे की लंबाई इतनी है, तो लाजिम बात है जो पहला नंबर पे जो लाइन है ये आखिरी नंबर की लाइन से छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट का दिया गया है। कह रहे हैं कि अगर मैं इस लाइन का नाम रख लेता हूँ, अगर मेरे पास ए है, इस लाइन का नाम मैं बी रख लेता हूँ, इसका नाम अगर मैं सी रख लेता हूँ, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर ए आपके पास ए इज़ लेस देन बी है और बी को मैं देख लेता हूँ आगे सी के साथ, तो बी आपके पास लेस देन सी है। तो अब आप ए और सी देखेंगे तो लाजिम बात है ए आपके पास जो है वो सी से स्मॉलर ही आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम इनइक्वालिटी के अंदर क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप इसको कहो कि विथ रिस्पेक्ट टू भी कह सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ए इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जो पहले ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो इक्विलिटी के अंदर पढ़ा था। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इनइक्वालिटी के अंदर। तो इनइक्वालिटी के मैंने साइंस आपको बताए हुए, मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों, तो इसका लास्ट जो पार्ट है यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया कि इफ़ -18 इज़ लेस देन -16, और आगे हमें बताया गया कि देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो अब यहाँ पे ये नंबर आगे 18 जाके 9 हो गया और 16 जाके 8 हो गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 18 है इसके साथ बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया जिसकी वजह से ये 9 हो गया, और 16 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया जाके ये हमारे पास 8 हो गया। तो आपको पता है 18 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1/2 से इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 को 8 बनाने के लिए 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको यूँ कर लूँ, -18 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -1/2, फिर दरमियान में जो साइन है मैं इसकी जगह पे जगह खाली छोड़ रहा हूँ, फ़िलहाल इसी तरह जगह खाली छोड़ रहा हूँ। अब क्या लगाएंगे? फाइनल में लगाएंगे। अब -16 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? -1/2। तो अब चेक करें प्लस माइनस आपके पास, सॉरी माइनस माइनस आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और आप प्लस को लिखते नहीं हैं यहाँ पे, तो 2 टाइम 1 2 टाइम 9 ज़ार 18 होता है। अब माइनस को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये कट के हमारे पास 9 यहाँ आ जाएगा। फिर भी यहाँ ये जगह खाली छोड़ें, फिर यहाँ पे आ जाए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, हम क्या आ जाएगा? प्लस, जो कि लिखेंगे नहीं। तो 2 टाइम 1 2 टाइम कितने का? 18 से 16, 2 टाइम 8 ज़ा 16, तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। तो अब आप चेक करें 9 और 8 में, तो 9 ग्रेटर थी, इसकी तरफ मुंह खोलेंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं। तो अब यहाँ से ये पता चला कि हमने क्या किया? -1/2 से जब मल्टीप्लाई किया और -1/2 से जब इस साइड को भी मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? कि इसके साइन चेंज आया। यहाँ पे पहले क्या था? ये लेस देन था, अब ये क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। तो हमने ये पहले ही बताया था, जब हम एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो रहा था, अगर सेम नंबर फिर विथ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन के ऊपर चेंजिंग या फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 9 को अगर मैंने 18 को अगर मैंने -1/2 से डिवाइड किया तो ये 9 बन गया और ये 18 बन गया, तो इसके ऊपर चेंजिंग आया।
अब ये किस वजह से आया? मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो अब मल्टीप्लाई की वजह से ये कट गया। कौन सा नंबर 1/2 आया और ये 2 ने इस 18 को काट के 9 आया और ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस में आया, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस में आया। अब इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? जब साइन चेंज हो तो इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन। या आप सिर्फ मल्टीप्लाई लगा ले या आप पूरा लिख ले मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास फाइनल आंसर था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चों। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपके लाइक का इंतज़ार रहता है। थैंक यू। फिर एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे इंशाल्लाह।